हम जब अंदर जाते ना हमें रूम खाली करना पड़ता। 7 बजे से यहाँ पर गिरफ्तार करके बैठाया गया है। धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। साथियों, गुड न्यूज है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है फाइनली। इसका नाम रुचिका है, नोएडा की रहने वाली है और मेजर है, माइनर नहीं है। आप सबको बता दूं, बहुत ज़्यादा डिटेल अभी भी नहीं दे सकता हो। एफआईआर के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हो। ये आप लोगों की मेहनत का नतीजा है कि फाइनली हम इसे ढूंढ पाए, वहां तक पहुंच पाए और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अभिजीत दीप के बीजेपी में शामिल हो वरना। दोस्तों, इस वरना में बहुत कुछ छिपा है। वरना के आगे ये हो सकता है कि खुद दीपके को टॉर्चर किया जाए, सिस्टम के साथ मिलाकर किसी ऐसे मामले में फंसा दिया जाए जिससे उसका दूर दूर तक नाता ना हो। वरना के आगे ये हो सकता है कि उसके परिवार वालों को अपना शिकार बनाया जाए, समाज के अंदर उनका बहिष्कार करवा दिया जाए। वरना के आगे कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये वरना तक की धमकी देने वाला कौन है? किसने उसके परिवार से ऐसा कहा? और जब ऐसा कहा तो फिर उसकी सामाजिक जिंदगी पर इसका क्या असर हुआ? क्या वाकई में अभिजीत दीपके को बीजेपी में शामिल होने की धमकी दी गई? आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ दोस्तों। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद अभिजीत दीपके और उन युवाओं के साथ क्या गुजरी, या कहिए किस दौर से वो गुजर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, ये अभिजीत को मिले वरना से पहले उन प्रदर्शनकारी जैन जी के साथ क्या हो रहा है, कुछ वीडियो मैं रख रहा हूं आपके सामने, जरा वो देख लीजिए। ना हम जंतर मंतर जाते ना हमें रूम खाली करना पड़ता, बिकॉज हमें क्या दिया गया, बेटा तुम रूम खाली करो, तुम्हारे और हमारे विचार ना मिल रहे, यहाँ से दफा हो। तो गाइस चलो हम जा रहे हैं अपने घर को छोड़कर। अपने घर को नहीं, मतलब किसी और का घर है, लेकिन जा रहे हैं हम छोड़कर। तो पैसा भी उतना ही लगाए मम्मी, बहुत महंगा मिला है, डबल किराया है। तो देखते हैं अब क्या होगा आगे। और बाकी आप देख सकते हो जंतर मंतर जाने का फायदा या नुकसान, जो आप समझो। साथियों, जो जंतर मंतर पर सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें मैं और मेरे 4 साथी और हंगर स्ट्राइक पर थे, जिससे दिल्ली पुलिस ने आज मुझे सुबह तकरीबन 7 बजे अपने रूम से गिरफ़्तार करके जो जंतर मंतर के पास जो पुलिस थाना है पार्लियामेंट का, उसमें मुझे 7 बजे से यहाँ पर गिरफ़्तार करके बैठाया गया है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि एसपी साहब आएंगे, डीएसपी साहब आएंगे, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ तानाशाह सरकार को, जो शांतिपूर्वक हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, उन्हें गिरफ़्तार करने की क्या ज़रूरत है। हमने तो पूरे 9 दिन तक अनशन पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पे, और 9 दिन हमने एकदम शांतिपूर्वक अपना विरोध जताया है। और उस विरोध के चलते आज सुबह तकरीबन 7 बजे मेरे रूम पर दिल्ली पुलिस पहुंचती है और मुझे वहां से गिरफ़्तार करके पार्लियामेंट जो पुलिस थाना है, स्टेशन है, वहां पर मुझे बैठाया गया है। तो मैं सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं, तकरीबन अब 9 बजने में हैं, अगर कुछ देर में अगर वो छोड़ते हैं तो ठीक है, और नहीं छोड़ते हैं तो मैं आगे की आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। सर, वैसे कोई समस्या तो नहीं है अगर मेरी सीधी फोटो या वीडियो नहीं, कोई मेरी कोई समस्या तो नहीं है अगर मेरी चेहरा आएगा या मेरी फोटो कोई वीडियो है तो? मैं इसलिए आपका चेहरा लाना चाहता हूँ। एक मिनट आप मुझे सुनो कि जो लोग आज ये कह रहे हैं थाने में बैठ के, यहाँ पे इधर बैठ के कि भाई उनको हरेसमेंट कर देंगे, ये कर देंगे, ये फोटो आने के बाद उनकी इतनी हैसियत नहीं बनेगी कि आपके खिलाफ कहीं ना कहीं एक्शन को लिख लें। ठीक है, अभी वो क्या कह रहे हैं, हम थाने जाएंगे, हम उनके घर का घेराव करेंगे। इसलिए भी ये चला जाएगा कि चंद्रशेखर भाई ने उस मीडिया से बात कर ली है और वो उनके टच में उनको कमिटमेंट किया कि अगर आप इधर अपने आप को लेकर तुम लोग बढ़े, तो इनकी इतनी हैसियत नहीं कि फिर वो जो है आपके ऑब्जेक्शन या फिर सवाल खड़ा कर। समझ गए बेटा? इसका नजरिए आप तो वैसे हाईलाइटेड हो, तो आप वीडियो करके। दोस्तों, ये मैंने चंद वीडियो दिखाए हैं क्या हो रहा है जैन जी के साथ, वो आपने देख लिए। ऐसे ढेरों वीडियो सोशल मीडिया पर भरे हुए हैं। चुन चुनकर जंतर मंतर पर आए जैन जी को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो इन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। लेकिन ये बच्चे
जिस कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के आंदोलन से जुड़े, जिस अभिजीत दीपके ने जैन जी की मदद से सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया, आखिर उसी अभिजीत दीपके को बीजेपी अपने साथ लाने के लिए बेचैन क्यों है, उस पर बात मैं रखूंगा। सबसे पहले जानिए, क्या वाकई में अभिजीत दीपके को बीजेपी में शामिल होने की धमकी मिली? सर, आज आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए? अब तक धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का, अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। कंगना रनावत के बाद अभी जनरेशन आप पूरी खराब कर रहे हैं, जेनजी जनरेशन आप पूरी खराब कर रहे हैं, उनका कल्चर बिगाड़ रहे हैं इस आंदोलन के माध्यम से। अगर डेमोक्रेसी के लिए लड़ना संस्कृति खराब करना है, अगर सरकार से सवाल करना संस्कृति को खराब करना है, अगर अपने फ्यूचर के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है, और अगर अपनी पढ़ाई के लिए लड़ना संस्कृति को खराब करना है, तो हम संस्कृति खराब कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा बाबा रामदेव जी से कि सर, पतंजलि के जो फॉल्टी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, वो जो खराब हो रहे हैं, पहले उस पर ध्यान दीजिए। उस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है उनको बैन कर दो। वो जो आपकी खराब प्रोडक्ट्स है, पहले उस पर ध्यान दीजिए आप। संसद में कल जो है राहुल गांधी ने डिमांड की अमित शाह जी का इस्तीफा, किसके कहने पे गोलियां चलाई गई उसका जवाब मांग रहे थे, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है इसका आंसर तो बहुत ही क्लियर है। अमित शाह जी के कहने पर ही गोलियां चली होंगी। दिल्ली पुलिस जो रिपोर्ट करती है वो अमित शाह जी को ही करती है, और अगर अमित शाह जी को इसका पता नहीं होगा तो फिर तो होम मिनिस्टर का फेलियर है। लेकिन वही बीजेपी की ओर से बयान आ रहा है कि किसी भी तरीके की गोलियां चलाई नहीं गई, प्रोटेस्ट पैलेट गन्स चलाई गई है, लोग अंधे हुए हैं। पैलेट गन्स मैंने खुद देखी चलाते हुए, हॉस्पिटल में क्रिटिकल थे वो पेशेंट्स, और गोलियां क्या नहीं चली। बिहार में क्या हुआ है, AK-47 किसने चलाई, किसकी सरकार है वहां पर? मतलब देश के बच्चों के ऊपर तुम AK-47 चला रहे हो। एक टाइम था इस देश में AK-47 चलाई जाती थी आतंकवादियों पर, अजमल कसाब पर। जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तब AK-47 चलाई जाती थी, आज AK-47 चलाई जा रही है स्टूडेंट्स पर। दोस्तों, दीपके का दावा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें लगातार धमकियां मिली, उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए तो उनके परिवार को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ यही दावा अभिजीत दीपके के माता पिता ने किया। उन्होंने कहा उनके बेटे को बीजेपी में शामिल होने या फिर परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी गई थी। धमकी मिलने के बाद महाराष्ट्र के छत्रपति शांबाजी नगर में रहने वाले दीपके के माता पिता को कुछ समय के लिए अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेनी पड़ी। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक अभिजीत दीपके की मां अनीता दीपके ने बुधवार को एक मराठी न्यूज चैनल से बातचीत में दावा किया। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने यह आंदोलन शुरू करने के कुछ समय बाद उन्हें बताया था। अभिजीत के मां की मुताबिक अभिजीत ने शुरुआत में परिवार को इस धमकी के बारे में नहीं बताया था। बाद में उसने उन्हें घटना की जानकारी दी और वीडियो ना देखने की सलाह दी। उसने अपने माता पिता से कुछ दिनों के लिए घर से दूर चले जाने के लिए भी कहा। अभिजीत की मां अनीता के मुताबिक उनके बेटे ने कहा था कि वो ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन उसे चिंता इस बात की थी कि उसके माता पिता इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के आदी नहीं है। इसके बाद अनीता और उनके पति भगवान दीपके कुछ दिनों के लिए कोंकण क्षेत्र में एक रिश्तेदार के घर चले गए और करीब 16 दिनों तक वहीं रहे। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी अभिजीत दीपके को अपनी पार्टी में क्यों शामिल करना चाहती है, जबकि दीपके की वजह से बीजेपी की किरकिरी हुई। मोदी शाह के बेहद लाडले मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की क्षमता पर सवाल उठे। आखिर अगर अभिजीत दीपके के इस दावे को सच मान लिया जाए, सवाल तो उठता है कि आखिर क्यों उसी दीपके को बीजेपी में शामिल कराने के लिए उसके रणनीतिकार बेचैन हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस आंदोलन ने सरकार की असलियत से पर्दा उठा दिया, उसी आंदोलन को पूरी तरह से नकारा बताने के लिए दीपके को बीजेपी में शामिल कराने का प्रयास हो रहा है? अगर ऐसा है तो फिर जिस तरह जंतर मंतर को अभी ब्लॉक किया गया है, क्या उसके जरिए ये सरकार और बीजेपी एक बार फिर से जंतर मंतर आने के लिए उकसा रही है? सवाल ये भी है, क्या सरकार इस बार अपनी इच्छा से ये चाहती है कि एक बार फिर जंतर मंतर पर भीड़ उमड़े, ताकि जैन जी के जिस आंदोलन से मोदी की अगुवाई वाली सरकार की फजियत हुई, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन 2.0 के जरिए उस डैमेज को पाटने का प्रयास किया जाए? सोचिए, अगर मैं वरना के आगे की बात समझूं तो ये हो सकता है कि इस बार आंदोलन हो
उसमें भक्तों का एक बड़ा वर्ग शामिल हो जाए और कुछ ऐसी स्थिति बने कि जैन जी वर्सेस जैन जी हो जाए, और इसका प्रयास होना शुरू हो गया है। जंतर मंतर के जैन जी को बिगड़ैल बताने के लिए बीजेपी के जैन जी सोशल मीडिया पर वीडियो भी डालने लगे हैं। साथियों, गुड न्यूज है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है फाइनली। इसका नाम रुचिका है, नोएडा की रहने वाली है और मेजर है, माइनर नहीं है। आप सबको बता दूं, बहुत ज्यादा डिटेल अभी भी नहीं दे सकता हूं। एफआईआर के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। ये आप लोगों की मेहनत का नतीजा है कि फाइनली हम इसे ढूंढ पाए, वहां तक पहुंच पाए और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब हमारा काम यह है कि इस वीडियो को इतना शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर प्रदेश पुलिस और नोएडा पुलिस को टैग करना है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, पुलिस को ढूंढ के इसको गिरफ्तार करे। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने की आजादी है, लेकिन देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री जी को गालियां देना, आर्मी को गाली देना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इस एफआईआर के लिए शेखर चहल भाई को और रोहित शर्मा भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी भी मेहनत है और आप सबको भी बधाई हो, धन्यवाद। अब इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सब तक पहुंचे और कमेंट बॉक्स को भी भरते रहना। जय श्री राम, जय हिंद। एक के बाद एक उन वीडियो को वायरल किया जा रहा है जो उन्होंने जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के साथ ही पीएम मोदी के खिलाफ बयान दिए थे। दोस्तों, लोकतंत्र में जनता ही राजा होती है, सरकार के अगवा सेवक होते हैं। मोदी तो खुद कहते हैं कि वो जनता के सेवक हैं। तो फिर चलिए जंतर मंतर आए कुछ जैन जी ने अगर पीएम मोदी को गलती से या बचपने में गाली दे भी दी तो क्या बहुत बड़ा गुनाह कर दिया? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की सरकार को दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका से सीखना चाहिए। वहां तो ना जाने क्या क्या वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जनता कहती है, कैसी कैसी फोटो आती हैं, बिकनी पहना देते हैं ट्रंप को, कुछ गंजा कर देते हैं ट्रंप को। तो क्या वहां की पुलिस घर घर जाकर उनको उठा लेती है? लेकिन यहां तो कुछ और ही हो रहा है। तो दोस्तों, अभिजीत दीपके और उनके परिवार के दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी निष्पक्ष जांच होना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है। अगर किसी नागरिक को सिर्फ इसलिए धमकी मिलती है क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया तो ये चिंता का विषय है। वहीं अगर ये आरोप गलत है तो उनकी सच्चाई भी सामने आनी चाहिए। इसलिए इस पूरे मामले में तथ्यों की निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, क्या लोकतंत्र में असहमति जताने वाले लोगों को विरोधी मान लिया जाएगा या फिर उनकी आवाज को भी उतना ही सम्मान मिलेगा जितना सत्ता के समर्थन में बोलने वालों को मिलता है? क्या आंदोलन खत्म होने के बाद भी आंदोलनकारियों की परीक्षा जारी रहती है? और क्या देश का युवा बिना किसी डर के अपनी बात कह पाएगा? आप इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं? क्या अभिजीत दीपके और उनके परिवार के आरोपों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ना हम जंतर मंतर जाते, ना हमें रूम खाली करना पड़ता। 7 बजे से यहाँ पर गिरफ्तार करके बैठाया गया है। धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। साथियों, गुड न्यूज है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है फाइनली। इसका नाम रुचिका है, नोएडा की रहने वाली है और मेजर है, माइनर नहीं है। आप सबको बता दूं, बहुत ज्यादा डिटेल अभी भी नहीं दे सकता हूँ। एफआईआर के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। ये आप लोगों की मेहनत का नतीजा है कि फाइनली हम इसे ढूंढ पाए, वहां तक पहुंच पाए और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है।